नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, जहां शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच चल रहे घमासान का अब साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बीते कुछ दिनों से विकास कार्य बाधित हो गए हैं। यूनिवर्सिटी में पिछले एक सप्ताह से विकास कार्य नहीं हो रहे। कर्मियों और अधिकारियों को वेतन और पेंशन भी नहीं मिला है। कर्मियों और अधिकारियों को के पाठक के निर्देश के हिसाब से अब असमंजस की स्थिति बनी हुई है। के पाठक ने विश्वविद्यालय के खाता संचालन पर रोक लगाई थी। सभी विश्वविद्यालयों के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। राजभवन ने बैंकों को खाता संचालन करने का आदेश दिया था। पीयू छोड़कर कहीं भी खाता संचालन पर लगी रोक नहीं हटी है। अब असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से बैंक प्रबंधन फंसा हुआ है। बैंक का कहना है कि राज्यपाल की बात माने या के पाठक की, ये साफ नहीं हो पा रहा है। इधर के पाठक के निर्देश पर कई के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए हैं। हमारे साथ संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, जिस तरीके से अब तकरार का साइड इफेक्ट दिख रहा है, ऐसे में क्या माना जाए, कितनी जल्दी इस मामले को सुलझाया जाएगा ताकि लोगों की परेशानी कम हो सके? देखिए शिप्रा, 28 फरवरी को शिक्षा विभाग में सभी कुलपतियों और रजिस्ट्रार की बैठक बुलाई गई थी और उसके बाद बैठक एक दो अधिकारी को छोड़कर तमाम विश्वविद्यालयों के जो अधिकारी हैं वो अनुपस्थित रहे। जिसके बाद के पाठक ने बड़ा एक्शन लिया था। पत्र जारी करते हुए तमाम जो वीसी है, रजिस्ट्रार है, उनसे शो कॉज किया था। शो कॉज का जवाब भी सभी अधिकारियों ने दे दिया है और इस बीच तमाम विश्वविद्यालयों में जो है एफआईआर की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। यानी जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो वीसी हो या रजिस्ट्रार हो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया। राज्य के लगभग 5 विश्वविद्यालयों के वीसी और रजिस्ट्रार के खिलाफ एफआईआर हो गई है। इसके अलावा अब जो है राज्यपाल ने इस बीच एक्शन लिया है कि शिक्षा विभाग को डायरेक्ट अधिकार नहीं है और ये क्षेत्राधिकार का मामला है। राज्यपाल ने के पाठक का जो आदेश था कि सभी विश्वविद्यालयों के खाता जो है उसको फ्रीज कर दिया जाए और जो बैंक संचालन है, जो अकाउंट संचालन है, उस पर रोक लगाई जाए। राज्यपाल ने पत्र लिखते हुए बैंक प्रबंधन को ये कहा था कि सभी खाते को जो है आप संचालित करें और सभी खाता पर जो एक तरह से रोक लगाई गई है उस रोक को हटाया जाए। बावजूद पटना विश्वविद्यालय के अलावा राज्य के सभी 11 विश्वविद्यालयों में अब तक खाता संचालन नहीं शुरू हुआ है, जिसकी वजह से 29 तारीख से ही पूरी जो व्यवस्था है ठप हो गई है। यानी कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों का वेतन, पेंशन के अलावा विकास का कार्य जो है पूरी तरह से बाधित है। किसी प्रकार का जो है अकाउंट से आदान प्रदान नहीं हो रहा, तो वो असमंजस की स्थिति और बैंक प्रबंधन साफ कह रहा है कि शिक्षा विभाग के एसीएस की बात माने या राज्यपाल की बात माने। हालांकि अब देखना होगा कि आखिर सीएम नीतीश कुमार इस बीच में क्या पहल करते हैं, क्योंकि मामला जो है काफी बढ़ चुका है और जो तकरार है वो अब चरम पर पहुंच गया है। तो जो विश्वविद्यालय के वीसी है या रजिस्ट्रार है वो भी कहीं न कहीं असमंजस में है। ऐसे में जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो भी बेपटरी होने लगी है और शिक्षा विभाग और राज्यपाल जो है फिलहाल अभी खामोश दिख रहा है। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको कटिहार से बता दें, जहां विधायक के भतीजे की हत्या की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने विधायक के भतीजे पर गोली चलाई और जिसमें उसकी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक कोढ़ा विधायक के भतीजे की हत्या की गई है। पूर्व मेयर हत्याकांड में बेल पर ये बाहर आया था। संग्राम संघ ड्राइवर टोला के पास की घटना बताई जा रही है, जहां कोढ़ा विधायक के भतीजे की अपराधियों ने हत्या कर दी। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको कटिहार से बता रहे हैं। संवाददाता सुब्रत गुहा अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुब्रत, जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में कुछ पता चल पाया? आखिर कौन ये लोग हैं और हत्या के पीछे की वजह साफ हो पाई? देखिए, पुलिस के पास जो प्रारंभिक जानकारी मिला है उसमें ये जो गिरफ्तार आरोपी है इसका नाम आलोक प्रधान है और ये मूल रूप से उड़ीसा गंजम ब्रह्मपुर जिला भांजा नगर के रहने वाले हैं। और आज सुबह ही ये अपने एक और साथी के साथ सूरत एक्सप्रेस से कटिहार पहुंचे थे, ऐसा प्रारंभिक जानकारी मिला है। और फिलहाल आलोक प्रधान को पुलिस गिरफ्तार किया है और उसके एक और साथी फरार है। जो सूत्र के हवाले से जो जानकारी मिल रहा है, नीरज कुछ कंट्रैक्टरी के काम से भी जुड़े हुए थे और इसी मामले पर ये हत्या हुई है। हालांकि पुलिस कई एंगल को और टटोल रहे हैं, क्योंकि जो पूर्व मेयर हत्याकांड है
उसमें भी नीरज आरोपी थे और पूर्व मेयर के परिवार से विवाद चल रहा है। इसीलिए इस मामले भी पुलिस ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं। लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी मिल रहा है, ये फैक्ट्री को लेकर विवाद है और हो सकता है इसी कारण से आलोक प्रधान जो उड़ीसा के रहने वाले हैं, उनके माध्यम से हत्या को अंजाम दिया गया है। जहां तक आलोक की प्रारंभिक जानकारी के बारे में बताया जा रहा है, ये उड़ीसा में भी हत्या के मामले में आरोपी रहे हैं और वहां भी उस पर मामला दर्ज है। कहीं ना कहीं ये चलिए सुब्रत, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको बेतिया से बता दें। बेतिया के नौका बस्ती में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि अचानक लगी आग में 3 मवेशी झुलस गए हैं। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में 2 घर भी जलकर खाक हो गए हैं। मझौलिया थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। नौका बस्ती ये बताया जा रहा है, जहां अचानक आग लग गई और इस आग की चपेट में 2 घर आ गए। 2 घर जलकर खाक हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि 3 मवेशी जो हैं वो इस अगलगी में झुलस गए हैं। हालांकि जैसे ही आग लगने की खबर आसपास के लोगों को लगी, लोग अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश करने लगे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू जरूर पा लिया गया, लेकिन 2 घर इसमें जलकर खाक हो गए और 3 मवेशी झुलस गए हैं। और अगली खबर आपको गुमला से बता दें, जहां बताया जा रहा है कि 58 महिलाओं के साथ 50 लाख रुपए की ठगी की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक इन महिलाओं ने अब पुलिस में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। मामला गौस नगर का बताया जा रहा है, जहां 58 महिलाओं से 50 लाख से अधिक की ठगी का खुलासा हुआ है। सभी पीड़ित महिलाओं ने सदर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही ठगी की आरोपी अंजुम खातून पर कार्रवाई की मांग की गई है। महिलाओं का आरोप है कि ठगी किए जाने के बाद आरोपी उन्हें टालती रही और अब नॉन बैंकिंग कंपनी की ओर से रिकवरी के लिए दबाव बनाया जा रहा है। महिलाओं ने अब आरोपी पर दबाव बनाया तो अपने मकान को बेचकर फरार हो गई। आरोप है कि अंजुम खातून ने कई नॉन बैंकिंग कंपनी से उनके नाम पर करीब 50 लाख से अधिक का लोन सैंक्शन कराया था और अब फरार हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार किए जाने का भरोसा भी दिया है। पैसा दिए हैं लोन उठा के, मतलब 58 महिला दिए हैं हम लोग, 50 लाख रुपया दिए। हम लोग को ये भी पता नहीं था, लेकिन ये लोग हाथ पैर जोड़ के जो बोली कि क्या बोलते हैं हमको घर ढलाई करना है। हम लोग को दूसरा घर का जूठा धोते, उतना तो औकात नहीं। 3000 रुपये महीना मिलवे करता है। मेरा तो 7 गो बेटी और 1 बेटा है और हम मना किए, लेकिन फिर भी बोली कि हम लोन भर देंगे। अच्छा। तुमको कोई चीज़ का टेंशन मत लो, समझे। लेकिन वो नहीं सुनी और फिर भी बोली तो आदमी हम निकाल दिए, इतना पैर हाथ जोड़ी तो सबसे लेके और महिला घपला करके भाग गई। चुपके से घर को बेच दी। अपना भैंसुर समीम नाम है, उससे घर को बेची और जब भाग गई तो उसका सास पास किए तो उसका सास बोलती है कि 2 रोज परब करने के लिए भेजे हैं। और फिर से हम लोग दोबारा गए तो हम लोग को मारने के लिए उठी और हम लोग से लड़ने लगी और बोलती है कि अब नहीं बुलाएंगे, जो करना होगा कर ले। तो उसका सास बोल रही आंसुआ कि नहीं हम बुलाएंगे, भाग गए, मेरा पास नहीं है खाना, पुलिस मेरा हाथ में है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा सर। और सर लोग आके हम लोग के जिससे लोन दिए हैं सब आके हम लोग का घर में सर इतना तो हम लोग कैसे कैसे करके भर रहे हैं सरकार का पैसा लेके। और हम आपको अगली खबर बता दें, जिसमें बताया जा रहा है कि बीएसएनएल की तरफ से एक कंप्लेन लिखाई गई है पुलिस में, जिसमें बताया जा रहा है कि गैस पाइपलाइन बिछाने के दरमियान बीएसएनएल के केबल की चोरी की जा रही है और इस मामले पर अब पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जिसके तहत 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्णिया से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां गैस पाइपलाइन बिछाने के नाम पर बीएसएनएल के केबल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरोह के 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से बीएसएनएल के केबल समेत कई सामान बरामद हुए हैं। सदर एसडीपीओ के मुताबिक बीएसएनएल ने थाने में आवेदन दिया था कि उनके द्वारा शहर में बिछाए गए केबल की चोरी हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू करते हुए गिरोह का खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ गैस पाइपलाइन बिछाने के नाम पर बीएसएनएल के केबल को काटकर चोरी कर लेते हैं और उसके बाद उसे बेच दिया जाता है।
फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो एक सुनियोजित साजिश के तहत जो कि हॉर्न और बैरगाछी के विभिन्न लेबर के रूप में काम करने के रूप में आके और कार को चोरी कर रहे थे। पुलिस पर चौकन्ना थी। बीते रात भी चोरी हुआ था। दक्षिण रात को छापामारी करके 24 चोर को पकड़ा गया है और जो केबल भी था वो भी बरामद हुआ है और उन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। और अगली खबर आपको सिवान से बता दें, जहां चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया है। जानकारी के मुताबिक छत के रास्ते ये सभी चोर घर के अंदर घुसे और लाखों की संपत्ति चुरा ली। बताया जा रहा है कि अब पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। मामले की जांच की जा रही है और पुलिस को घर से कुछ दूरी पर चोरी के कुछ सामान भी मिले हैं। पीड़ित के मुताबिक चोरों ने लगभग 7 से 8 लाख रुपए की जेवर और 30 से 40 हजार रुपए का कैश भी चुरा लिया है। देखी तो अरे मेरा रूम का ताला खुला हुआ है, तो फिर मैं अपनी मम्मी को जाके बोली, तो आके देखी तो 2 पेटी और एक मेरा सूटकेस जिसमें मेरा गहना रखा हुआ था। मैं ससुराल से आई हूँ अभी, पूरा गहना लेकर। मेरा कम से कम 6 से 7 लाख का गहना था। और इसी बीच शुरू कर लेते हैं बड़ी खबर की। पूर्णिया से बड़ी खबर मिल रही है, जहां एक ट्रेन से सोने के जेवर, चांदी के जेवर जो है बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि उसके पास से 20,000 रुपए कैश भी मिले हैं। तो ट्रेन से भारी मात्रा में चांदी जब्त किया गया है। 18 किलो 400 ग्राम चांदी बरामद किया गया है। लगभग 12 लाख रुपए की ये चांदी बताई जा रही है। चांदी के साथ ही 20,000 रुपए भी मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। कोलकाता से सहरसा चांदी ले जाई जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की टीम ने ट्रेन से भारी मात्रा में चांदी का गहना बरामद कर लिया। 18 किलो 400 ग्राम चांदी बरामद की गई है, जिसका मूल्य 12 लाख रुपए बताया जा रहा है। और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें, रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां राज्यसभा के 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है जेएमएम की तरफ से। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीट रिक्त है। कांग्रेस के धीरज साहू का टर्म पूरा हो रहा है और बीजेपी के समीर उरांव का भी टर्म पूरा हो रहा है। तो जेएमएम से सरफराज अहमद प्रत्याशी होंगे, ये ऐलान किया गया है जेएमएम की तरफ से प्रत्याशी के नाम का। बीजेपी के समीर उरांव का भी टर्म पूरा हो रहा है। तो ऐसे में 21 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना है। 11 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। संवाददाता निरंजन अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन, क्या कुछ अपडेट है? जेएमएम की तरफ से सरफराज अहमद प्रत्याशी होंगे, क्या कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान? जी बिल्कुल। झारखंड में जिस तरह से सियासत चल रही थी पिछले 2 माह से, आप देख रहे होंगे कि गांडे जो विधानसभा है उसको लेकर वहां से विधायक थे सरफराज अहमद झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तो उन्होंने वह सीट खाली किया, क्योंकि इसलिए बात चल रही थी कि कल्पना सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है वो वहां से चुनाव लड़ेगी। निश्चित तौर पर तो उस समय समझौता हुआ था कि जो सरफराज अहमद हैं काफी सीनियर भी रहे हैं, लंबे समय तक उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रहा है और वो अल्पसंख्यक भी आते हैं, तो निश्चित तौर पर इस तरह से बातें समझौता हुई थी कि इन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो दोनों राज्यसभा का जो सीटें हैं, यहाँ एक धीरज साहू के पास अभी है जो कांग्रेस के राज्यसभा से हैं, सांसद हैं। दूसरा जो समीर उरांव हैं, ये बीजेपी से हैं, उन्हें लोहरदगा से टिकट दिया गया है बीजेपी की ओर से। निश्चित तौर पर सरफराज अहमद का जाना तय है। कांग्रेस ने इस सीट को लेकर के इसलिए समझौता किया है कि कांग्रेस के जो अभी यहाँ विधायक हैं, फिलहाल यहाँ 16-17 हैं, अगर हम बात करें प्रदीप यादव को लेकर, वो जेबीएम से आए हैं। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए निरंजन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना।